नमस्कार दोस्तों। तो आपने इस वीडियो का थंबनेल तो देख ही लिया होगा कि ये वीडियो का जो सबसे पहला थंबनेल में जो सवाल है वो बहुत गंभीर सवाल है कि क्या बांग्लादेश अब एक मॉबोक्रेसी है, मतलब क्या बांग्लादेश की जो सत्ता है वो अब इस एक मॉब के हाथ में है। तो अब इस वीडियो को ख़त्म करते करते आप खुद ही इस पोजीशन पर पहुंच जाओगे कि जो सवाल हमने थंबनेल में पूछा है आप इसका जवाब खुद दे दोगे। अभी अगर आप जवाब देना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार अपने जवाब यहाँ पर लिख दो, और अगर आपके जवाब मेरे व्यूज़ के विपरीत होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इससे अग्री करने लग जाओगे। अब देखिए, एक डेमोक्रेसी के तीन सबसे मजबूत स्तंभ होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बहुत सोच समझ के बनाया होता है। एक होता है उसमें लेजिस्लेचर, और दूसरा होता है उसमें एग्जीक्यूटिव, और तीसरा उसमें होता है जुडिशरी। अब अगर आपने चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा, चेक्स एंड बैलेंसेस का कॉन्सेप्ट अगर नहीं सुना है तो मैं समझा देता हूँ कि सिंपली क्या होता है कि लेजिस्लेचर सपोज कोई लॉ बनाता है, उस लॉ को आप सीधा कोर्ट में लेकर के जा सकते हो। अगर वो लॉ गलत है, डिस्क्रिमिनेटिव है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके विपरीत में डिसीजन देगा और वो लॉ को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाएगा। इस तरीके की प्रक्रिया को चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। ये जो प्रक्रिया है ये कई लेवल्स पर होती है, एग्जीक्यूटिव के लेवल पर भी होती है, लेजिस्लेचर के लेवल पर भी होती है, जुडिशरी के लेवल पर भी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो जैसे आपने देखा था कि पिछले साल क्या हुआ था कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के अंडर एक मतलब रिजर्वेशन की जो सीमा थी, जो 50% का बार था, उसको क्रॉस कर दिया गया था, जो कि अभी कई सारे स्टेट्स में क्रॉस्ड है, और वो 75% तक रिजर्वेशन पहुंच गया था। तो उस चीज़ को कोर्ट में चैलेंज किया गया और बिहार हाई कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ डिसीजन दिया, सरकार के खिलाफ, और उस पूरे जो कोटा सिस्टम था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया गया और फिर से वो 50% पर आ गया। तो इस तरीके से इसी प्रक्रिया को चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं, जहां पर आप लेजिस्लेचर के खिलाफ डायरेक्ट कोर्ट में जा सकते हो, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अब आप देखिए, जब भी कोई सरकार फॉर्म होती है तो और या सरकार चेंज होती है तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो बहुत अफेक्टेड हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी भी देश में डेमोक्रेसी को जिंदा रखना होता है तो जुडिशरी को अनअफेक्टेड छोड़ना पड़ता है, या जुडिशरी को एकदम इंडिपेंडेंट छोड़ना पड़ता है। अगर कहीं किसी भी कंट्री में जुडिशरी के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ जाता है या जुडिशरी को अफेक्ट कर दिया जाता है तो आप समझ लीजिए कि उस देश का डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुका है। अब बांग्लादेश की सिचुएशन पर आते हैं। बांग्लादेश में वही हाल कुछ हो चुका है अब जुडिशरी का। जैसे ही हम बात करते हैं जुडिशरी की तो जुडिशियल रैंकिंग्स होती हैं कि किस देश की जुडिशरी कितनी इंडिपेंडेंट है। अब उसमें बांग्लादेश जो है अभी फ़िलहाल इस सारे सिनेरियो, शेख हसीना वाले इस पूरे सिनेरियो और जो पूरा मॉब वहाँ पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसके पहले अगर आप देखा जाए तो रैंकिंग बांग्लादेश की 52 थी, मतलब मामला कुछ बीच का था। और वर्स्ट जुडिशियल कंट्रीज़ देखोगे जहाँ पर जुडिशरी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है और पूरी तरीके से नतमस्तक हो चुकी है वहाँ की सरकार के खिलाफ, तो इसमें आपको जिम्बाब्वे मिल जाएगा, इसमें आपको बुर्किना, मतलब जो भी डिस्टर्ब्ड कंट्रीज़ है या जहाँ पर भी ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वहाँ पर आपको जुडिशरी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगी। इसमें जिम्बाब्वे है, बुर्किना फासो है, चाइना है, ईरान मिलेगा, पाकिस्तान मिलेगा, इस तरीके के देश आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बांग्लादेश उनसे बहुत बेहतर था आज तक और 52 नंबर पर था। ये सारे देश जितने मैंने आपको लाइन से बताया, अफगानिस्तान वगैरह, ये सब बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में आते हैं, नीचे लिस्ट में आते हैं। 100 देशों की सूची होती है जिसमें बांग्लादेश 52 नंबर पर हुआ करता था। अब आप देखिए चाइना में क्या है, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ईरान में ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि जुडिशरी वहाँ पर बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए उस देश के जो नागरिक हैं उनके पास जो अल्टीमेट जुडिशियल राइट होता है वो जुडिशियल राइट उनके पास नहीं होता है। दे आर ऑन द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट चाहेगी वो उनको करना पड़ेगा, और ऐसा आपको देखने को मिल भी जाएगा। अब बांग्लादेश में भी कुछ इसी प्रकार की सिचुएशन हो चुकी है। बिकॉज हुआ क्या है रिसेंटली कि जो बांग्लादेश के चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, जिनका नाम था उबैदुल हसन, मैं बता दूं, उबैदुल हसन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पिछले साल ही बनाए गए थे, और इनके जो ब्रदर हैं ही वॉज अ वेरी क्लोज एड टू शेख हसीनास गवर्नमेंट, और इसी वजह से शायद उबैदुल हसन के ऊपर प्रेशर बनाया गया प्रोटेस्टर्स द्वारा कि वो अपने पोस्ट से, यानी कि वो चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश की पोस्ट से रिज़ाइन कर दें। ये जो प्रोटेस्टर्स थे उन्होंने डिमांड करा, और उबैदुल हसन जो है वो मजबूर हो गए इस डिमांड के आगे और उन्होंने रिज़ाइन कर भी दिया। तो अब उबैदुल हसन बांग्लादेश के चीफ जस्टिस नहीं हैं, और ये बाकायदे क्या हुआ था कि उबैदुल हसन को 1 घंटे का वक्त दिया गया था इन प्रोटेस्टर्स द्वारा। देखिए वीडियो हमारे सामने आई थी जहाँ पर जो चीफ जस्टिस का घर था
उस घर पर अटैक कर ही दिया था प्रोटेस्टर्स ने, तो पहले ही वो डर का माहौल काफ़ी ज़्यादा बन गया था। और उसके बाद बाकायदे उन प्रोटेस्टर्स ने जो नेता थे उस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे, उन्होंने 1 घंटे का वक्त दिया कि भाई 1 घंटा है आपके पास, आप जो है अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दीजिए। बिकॉज होता क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर ये जितने स्टूडेंट्स थे, कम से कम 100 की जनसंख्या में ये स्टूडेंट्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुट जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जुटने के बाद इन्होंने रिक्वेस्ट किया बाकायदे कि आप अपने पोस्ट से रिज़ाइन कर दो, अदरवाइज़ हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर घुस जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट का कब्जा ले लेंगे। अब ऐसी चीज़ें आपने शायद अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में बहुत देखी होंगी। बुर्किना फासो में ये हुआ था। जिस भी कंट्री में मतलब सिविल वॉर जैसी सिचुएशन रहती है, वहाँ पर सबसे पहले पार्लियामेंट का कब्जा ले लिया जाता है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कब्जा ले लिया जाता है कि जजेस भी हमारे, पार्लियामेंट भी हमारा। और इसी तरीके से वो वहाँ पर अपना असर्ट करते हैं कि अब हमारी सरकार आ चुकी है। तो इलेक्शन वगैरह नहीं होता है, इसी तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती है वहाँ पर, जिस भी कंट्री में डिस्टर्बेंस है मोस्टली। बांग्लादेश में भी कुछ उसी प्रकार की धमकियाँ दी जा रही थी। मोहम्मद यूनुस की सरकार के बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिनका नाम है आसिफ नजरुल, जो कि एक इसी स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लीडर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पर लोगों से रिक्वेस्ट किया, बाकायदे उनको लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ा एक वीडियो के माध्यम से। लोग क्या कर रहे थे कि जितने लोअर कोर्ट्स भी बांग्लादेश के अंदर में थे, उनके ऊपर भी अटैक करके उनका भी कब्जा लेने लग रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने बाकायदे रिक्वेस्ट किया लोगों से कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आपने डिमांड किया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रिज़ाइन कर दें और बाकी जो अपीलेट डिवीज़न के जो जजेस हैं वो रिज़ाइन कर दें। ये बातें मान ली जाएगी और हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, बाकायदे उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो रिज़ाइन करें, लेकिन आप लोअर कोर्ट्स को छोड़ दो। जो लोअर कोर्ट्स के जजेस हैं उन्होंने हमसे ये प्रॉमिस किया है कि वो अपना काम को एकदम बिल्कुल निष्ठापूर्वक करेंगे और किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, और जो उनसे हो गया वो उनकी गलती थी, उस गलती से वो आगे बढ़ने को तैयार है। इस तरीके से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट कर रही है बांग्लादेश की सरकार मोहम्मद यूनुस। तो शायद आप बेहतर समझ चुके होंगे कि किस तरीके की हालात बांग्लादेश में है और क्या बांग्लादेश एक मॉबोक्रेसी हो चुका है, मतलब क्या बांग्लादेश मतलब मॉब के हाथ में है, ये भी बात आप समझ चुके होंगे। बांग्लादेश जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं शेख हसीना के जाने के बाद से, 4 जुलाई से आज 10 जुलाई की डेट है, 6 दिन से ये एक पूरा देश जो है वो मॉब के हाथ में जा चुका है। बाकायदे उन्होंने यहाँ पर धमकी दी कि अगर ये लोग हमारे बातों को नहीं मानेंगे तो सीधा जितने भी जजेस हैं इनके घर में घुस जाएंगे हम और इनके घर में तोड़फोड़ करेंगे, और शायद उनको जान से भी मारने की धमकी यहाँ पर दे दी गई थी। अब यहाँ पर खालिदा जिया की पार्टी यानी कि बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी को से अलाइंड जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने अपना एक काउंसिल बनाया, उसका नाम रखा लॉयर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल। और इन लॉयर्स ने ही ये प्रोटेस्ट निकाला था इनके खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश यानी कि उबैदुल हसन और जितने भी अपीलेट डिवीज़न के जजेस थे उनके खिलाफ कि ये सबको रिज़ाइन देना चाहिए। अब इस पूरे काउंसिल में थे कौन लोग? इस पूरे काउंसिल में फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ ढाका बार एडवोकेट मोहसिन मियाँ, फॉर्मर प्रेसिडेंट खुर्शीद आलम, फॉर्मर सेक्रेटरी उमर फारूक फारूकी। अब आप समझ ही गए होंगे सबके नाम के आगे ये फॉर्मर वर्ड क्यों लगा हुआ है, बिकॉज जब बीएनपी या बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार रही, जब भी रही, उनके मतलब की सरकार जब भी रही, तब ये प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ये सारी चीज़ें बन जाते थे। वो फॉर्मर लोगों ने मिल करके ये काउंसिल बनाया, लॉयर्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल, और इस बैनर के अंडर में प्रोटेस्ट किया और मजबूर कर दिया अपने ही देश के चीफ जस्टिस को रिज़ाइन करने पर, बाकी सारे जजेस को रिज़ाइन करने पर। एंड नाउ चीफ जस्टिस ऑफ बांग्लादेश उबैदुल हसन हैज़ रिज़ाइंड और अब ही इज़ प्लानिंग टू लीव बांग्लादेश सून। तो ये स्थिति हो चुकी है बांग्लादेश की कि पिछले 6 दिनों से ये पूरा देश जो है इन प्रोटेस्टर्स एक मॉब के हाथों में है। और हिंदूज़ की सिचुएशन आपने देखी, इतने आताताई हो गए ये प्रोटेस्टर्स कि हिंदूज़ को, जो बांग्लादेशी हिंदूज़ हैं, उनको अपने बचाव के लिए भी हथियार उठाने पड़े। आपने बाकायदे वो प्रोटेस्ट की वीडियो देखी होगी जहाँ पर इस्कॉन मंदिर के बाहर उस मंदिर को प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार लेकर के वहाँ पर सारे लोग खड़े हो गए और हरे कृष्णा के वो नारे लगा रहे थे और उन्होंने हाथ में हथियार पकड़े हुए थे। एक तरफ हरे कृष्णा का नारा और दूसरी तरफ हथियार। आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की मजबूरी उनकी रही होगी। प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, ज़बरदस्त प्रोटेस्ट किया गया कि बांग्लादेशी हिंदूज हैव ऑल्सो द राइट टू लिव। इस तरीके के प्रोटेस्ट अलग अलग जगह पर माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो बांग्लादेश की हैं वो कर रही हैं, बिकॉज ये प्रोटेस्टर्स अब इतने आताताई हो चुके हैं कि इनको जो भी दिखाई दे रहा है उसके साथ ये मारपीट कर रहे हैं, उसके घरों में आग लगा रहे हैं। एक क्रिकेटर आपने देखा ही होगा कि उनके घर में भी आग लगा दी गई। तो इस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश में हो गई है, बहुत ही ग्रेव सिचुएशन है जिससे भारत भी काफ़ी परेशान है। अभी डेस्परेट होकर के जो बांग्लादेशी
लोग थे वो भारत के बॉर्डर में घुसना चाह रहे थे। हालांकि बीएसएफ ने उनको वहीं पर रोक दिया है, बिकॉज अभी तक सरकार की तरफ से कोई क्लियर परमिशन नहीं है कि किसको घुसने देना है, किसको नहीं घुसने देना है। इस वजह से बीएसएफ ने उनको वापस भेजा है। तो इस तरीके की सिचुएशन बांग्लादेश की है। आई होप आपको ये पूरी सिचुएशन बांग्लादेश की समझ में आ गई होगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखिए, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया है, क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है। उसको देखते हुए हमारा फ्रीडम ऑफर आया है आपके लिए। आप हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी का जो सब्सक्रिप्शन है उसको सिर्फ और सिर्फ 1250 रुपये पर मंथ पर अवेल कर सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्वालिटी से कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाएगा। इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसी फैकल्टीज़ यहाँ पर आपको पढ़ा रही होंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप इसमें आपको मिलेगा। उसके साथ में इसमें आपके लिए डेडिकेटेड डाउट सेशंस भी होंगे, और जितने भी टेस्ट सीरीज़ है उसका इवैल्यूएशन, जितना भी आप मेंस के आंसर्स लिखते हो उस सारे आंसर्स का इवैल्यूएशन भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगा। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस में हमारे यूपीएससी सीएससी के सब्सक्रिप्शन को अवेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आप क्लिक करना और जहाँ पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहाँ पर आप APYT10 यूज़ करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।